Good morning, class. Today we'll start with class 8 civics chapter 5 judiciary. This is our second lecture. In this lecture our first topic is what is the structure of courts in India. So basically हम सब जानते हैं there are three structures of courts in India. First one is in district level जिसे हम लोग district courts कहते हैं. दूसरा जो है स्टेट लेवल जिसे हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं, और जो एपेक्स जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट. जो एपेक्स लेवल पे है मींस जो सेंट्रल लेवल पे है उसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है. सो अब हम कह सकते हैं जो भी जुरिडिक्शन है इंडिया में या फिर जो भी जुडिशरी के अंडर में है उसमें सबसे ज्यादा केसेस जो है वो कहाँ पे आते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आते हैं. उसके बाद सेकेंडली कम्स इन हाई कोर्ट एंड फाइनली इन सुप्रीम कोर्ट. सो हम लोग कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट है, अगर एक पर्सन किसी केस के बारे में किसी भी कोर्ट में केस करता है, फॉर एग्जांपल इन डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स में अगर वो केस करता है, अगर जजमेंट उसके फेवर में नहीं होता है या फिर अगर वो उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो ही कैन अप्रोच टू हायर कोर्ट्स. तो वो क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट में अपील करता है. अगर हाई कोर्ट में भी उसके पास अगर उसको नहीं लगता है कि जो डिसीजन है जो कोर्ट ने दिया है वो उसके अगेंस्ट में है या फिर उसकी कुछ मीन्स अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो क्या करता है, फिर फर्दर उसको अपील करता है इन सुप्रीम कोर्ट. लेकिन देयर इज ए कंडीशन कि अगर हम लोअर कोर्ट्स में अपील करते हैं तो वी हैव द राइट टू अपील इन हायर कोर्ट्स. लेकिन जब हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अगर हम अपील करते हैं, देन वी डोंट हैव द राइट टू कम टू लोअर कोर्ट्स. सो एक प्रोसेस है स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स में, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट वन इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेकेंड वन इज हाई कोर्ट, and third one is Supreme Court. And finally we can call our last stage में क्या है, President. So these four are the basic structure of courts. तो हम कह सकते हैं कि अगर हम पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अप्लाई किए, उसके बाद अगर हमें वो जजमेंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं था, तो फिर हमने कहा हमने हाई कोर्ट में अपील की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट. अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जजमेंट जो है वो अगर अप्रोप्रिएट नहीं है इन द फेवर ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, तो देयर इज ए कंडीशन कि वो सीधे सीधे जा सकता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास जाकर के वो कह सकता है कि मुझे जो है वो गलत से फंसाया गया है या फिर मेरे खिलाफ जो भी एविडेंसेस है वो मेरे अगेंस्ट में है, बट आई हैव नॉट डन दिस क्राइम. तो इसके बिहाफ में क्या करेगी, प्रेसिडेंट जो है उसके साथ एक मीटिंग अरेंज करेगी, और उस मीटिंग के तहत जो प्रेसिडेंट उसको सुनेंगे, अगर सुनने के बाद अगर प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं ये जो है आदमी ऐसा नहीं कर सकता है, देन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसकी जो भी सजा मिले है या फिर जो भी जजमेंट आया है उसको प्रेसिडेंट जो है वो चेंज कर सकता है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट मीन्स कंट्री. सो प्रेसिडेंट जो है वो पहला नागरिक है भारत का, और इसके बिहाफ में ही हैज द पावर टू चेंज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. पूरी तरह से तो चेंज नहीं कर सकता है, बट ही कैन मिनिमाइज सम जजमेंट. फॉर एग्जांपल अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली है, तो ही कैन मिनिमाइज सम ऑफ द इयर्स ऑफ हिज डिसीजन. इसी तरह से दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ court in India. So let's see in detail about some points. So class, there is a common question कि जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया में क्या वो इंटरकनेक्टेड हैं. सो यस, हम कह सकते हैं कि जितने भी कोर्ट्स हैं, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सुप्रीम कोर्ट. ये तीनों कोर्ट्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है. अब यहाँ पे देखने वाली एक ये बात है कि जो भी जजमेंट, फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान को सुप्रीम कोर्ट ने फॉर ए पर्टिकुलर क्राइम, फॉर एग्जांपल सेक्शन 302 मर्डर, अगर उसने मर्डर किया है या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर इस तरह कोई भी केसेस है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे 14 इयर्स की सजा दी है,
तो जो भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो जो है 14 ईयर्स से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं उस पर्टिकुलर इंसान को। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई भी एक क्राइम होता है, अगर कोई भी एक इंसान किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व है, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर सजा दी है, तो उससे ज्यादा सजा जो है वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स उस व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक आदमी को मान लीजिए 20 इयर्स की सजा मिली है फॉर ए क्राइम, अगर वो अपील करता है हाई कोर्ट में, तो मे बी इसका सजा हो सकता है 15 इयर्स इन स्टेट, या फिर सेंट्रल लेवल पे मे बी 10 इयर्स, ये हो सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक पर्टिकुलर इंसान को मान लीजिए 14 इयर्स की सजा दी है फॉर ए पर्टिकुलर क्राइम, कुछ भी रॉबरी या फिर बैंक लूटना या फिर मर्डर प्लान करना या फिर किसी तरह से एक्सीडेंट, कुछ भी, तो जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंगली उससे ज्यादा सजा नहीं दे सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये सारा का सारा जो है वो इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉ जो है वैलिड, कोई लॉ जो है वो इनवैलिड होता है, या फिर कोई भी कानून जो है लोग उसको नहीं मान रहे होते, या फिर किसी तरह का कोई भी कनेक्शन अगर हो, तो हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में देखा था अबाउट द हकीम शेख। सो हकीम शेख का एक इंसिडेंट था, एक एक्सीडेंट था जो कि ट्रेन से हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने जितने भी कोर्ट्स है, आई मीन जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, उनको ये निर्देश दिया था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी कोई भी हॉस्पिटल्स जो है वो किसी भी पेशेंट को एडमिट करने से मना नहीं कर सकता है। तो ये एक रूल जो था वो पूरे बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए लागू हुआ था। फॉर एग्जांपल, हम कह सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आए और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि मेडिकल्स को किसी भी सूरत में एडमिट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कह सकते हैं कि अभी जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट होता है, तो पहले क्या होता था कि जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक ट्रीटमेंट नहीं होता था। लेकिन अब क्या है कि पहले ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो ये किसके थ्रू आया है? ये थ्रू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स। ठीक उसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो उसके अकॉर्डिंगली पूरे देश में लागू होता है और उसको उसी तरह से अप्लाई करना होता है। सो क्लास, अब हम बात करते हैं क्या हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है क्या वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है दैट डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। जो हम अभी बता रहे थे बस वही है। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंडिया में क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो जो है पूरे देश में लागू होगा और सारे कोर्ट्स में लागू होंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि किसी एक क्राइम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 14 इयर्स की सजा दी है, तो लोअर कोर्ट्स में भी उसको 14 इयर्स से ज्यादा का सजा नहीं मिल सकता है। दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। So class, let's see an example about the structure of courts and the appellate system of the judiciary. So हम देख लेते हैं the appellate system क्या है। appellate system का means we have the right to appeal to higher courts. So इसको explain करने के लिए there is an incident called state versus state, Delhi administration versus Lakshman Kumar and others. This case was filed in the year 1895 from lower court to the Supreme Court. So ये एक इंसिडेंट है जो कि कब हुआ था? 1985 में, और ये एक केस किया गया था लोअर कोर्ट्स में। और वो कोर्ट्स और ये जो केस है उसको इस तरह से कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सरकार पे केस करे, एक पर्टिकुलर इंसान पे नहीं, अगर वो सरकार पे केस करे तो उसका टाइटल जो है वो इस तरह से होता है, स्टेट वर्सेस दैट पर्टिकुलर पर्सन।
ठीक उसी तरह से कह सकते हैं ये कहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, दिल्ली, अंडर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सो हम कह सकते हैं कि ये एक लक्ष्मण कुमार और उसके जो भी दोस्त थे या फिर साथी थे, उन्होंने केस किया था किस पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, मीन्स सीधे सीधे कह सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट पे। सो देयर इज एन इंसिडेंट which took place in February 1980. Lakshman Kumar married 20 years old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their family. On 2nd December 1980, Sudha died in hospital due to burns. So, her family filed a case in court. When this case was heard in the trial court, four of her neighbors were called in a witness. They stated that on the night of December 1, they had heard Sudha scream and had forced their way into Lakshman's flat. There they saw Sudha standing with her sari in flames. They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. Sudha told them that her mother-in-law Sakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lighted the fire. During the trial, members of Sudha's family and the neighbors stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child. As part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. On the basis of his and other evidences, the trial court convicted Lakshman, his mother Sakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all three of them to death. So listen, this is a story about the Sudha Goyal. So basically हम कह सकते हैं ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि हम लोग कह सकते हैं जिसे डोमेस्टिक वायलेंस, वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है. सो ये एक डोमेस्टिक वायलेंस है जो कि सुधा गोयल पे हो रहा था. तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो सास है, आई मीन मदर इन लॉ है, और जो हस्बैंड्स हैं और जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे वर डिमांडिंग स्कूटर एंड फ्रिज इन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट बर्थ ऑफ ए चाइल्ड. सो अब इसको कह सकते हैं कि अगर वो जो जो रिक्वायरमेंट्स थे उसको फुलफिल नहीं करने के कारण सुधा गोयल को जो है उन्होंने जिंदा जलाने की कोशिश की. सो ये केस आया किस पे, लोअर कोर्ट्स में. तो लोअर कोर्ट्स में आने के बाद कोर्ट में 3 विटनेस बुलाए गए, उसके फ्लैट के आसपास के जो लोग थे उनको बुलाया गया, और बाद में उन्होंने जो विटनेस थे, जो चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने कहा कि हमने जब देखा 1 दिसंबर की रात को जो है बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ वहां पे, और सुधा जो है वो सुधा गोयल जो है वो रो रही थी. इसी तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हुए, और बाद में उन्होंने कहा कि जब हम जाकर के देखे तो सुधा गोयल जो है वो जल रही थी, उसके सारे में पूरा आग लग गया था वगैरह, सब कुछ ठीक था. आई मीन सब कुछ उन्होंने देखा, जैसे जैसे उन्होंने देखा उन्होंने कोर्ट्स में उसको डिफाइन कर दिया. उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने है उन सबको सजा दी. कितना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है उन लोगों को सुधा चंद्र सेंटेंस ऑल 3 ऑफ देम टू डेथ. मीन्स उन्होंने डेथ पेनल्टी दी. कहाँ पे, इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. अब हम देखते हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में उनको ये पनिशमेंट मिला, तो उसके बाद उन्होंने इस केस को फर्दर उन्होंने चैलेंज किया इन हाई कोर्ट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन हाई कोर्ट. So, in November 1983, the 3 accused went to High Court to appeal against the verdict of the trial court. जो ट्रायल कोर्ट में ने जो सजा दी थी उसको चैलेंज करने के लिए वो कहाँ पे चले गए, हाई कोर्ट में. The High Court, after hearing the arguments of all 3 lawyers, decided that Sudha had died due to an accident fire caused by the kerosene stove. Lakshman, Sakuntala and Subhash Chandra were acquitted. So हम कह सकते हैं जहां पे उनको सजा मिला
बाद में जब उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की तो वहाँ पे जो 3 लॉयर्स थे, उनके जो एक्यूज थे, उनके जो लॉयर्स थे, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो एक एक्सीडेंटली फायर था और वो एक केरोसिन गैस स्टोव की वजह से उसको लगा था। तो बाद में उन्होंने इसको सजा को बहुत कम कर दिया। तो उनको कहा कि दे वर एक्विटेड। सो यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन वुमेन्स मूवमेंट इन योर क्लास 7 बुक। आपने क्लास 7 बुक में जो वुमेन्स मूवमेंट देखा था, उसके बिहाफ में हम कुछ देख लेते हैं। यू हैव रीड अबाउट हाउ इन द 1980s वुमेन ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ्स। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो भी इंसिडेंट है वो एक डाउरी केस में हम कह सकते हैं, जिसके दहेज के लिए जो लोग घर अपनी बहू बेटियों को परेशान करते हैं, ये उसी का केस है। मीन्स दिस इज ए प्योर केस ऑफ डाउरी असैसिनेशन। सो जब उन्होंने अपील की, उसके बाद फिर वो कहाँ पे चले गए, जब उनको वहां पर भी जब हाई कोर्ट ने भी इनको कहा कि वो दोषी हैं और इनको कुछ सजा मिलनी चाहिए, तो फिर इन्होंने क्या किया, दे हैव अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। इन 1985 द सुप्रीम कोर्ट हियर दिस अपील अगेंस्ट acquittal of Lakshman and the 2 members of his family. The Supreme Court heard the arguments of the lawyers and reached a decision that was different from that of the higher court. जब वो गए सुप्रीम कोर्ट में, जब जजेस ने सुना तो ये केस थोड़ा सा अलग हटके निकल गया किससे, जिस बेस पे उन्होंने केस किया था इट्स हाई कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट हियर्ड आर्ग्यूमेंट लोअर्स ओके। So they found Lakshman and his mother guilty but acquitted the brother-in-law Subhas because they did not have enough evidence against him. The Supreme Court decided to send the accused to prison for life. अब जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में तीनों जो है वो क्या थे, दोषी पाए गए और तीनों को सजा मिली। बट उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी। जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहां पे जो सुभाष जो ब्रदर इन लॉ था सुधा गोयल के, उसके खिलाफ उनको एविडेंसेस नहीं मिले और वो बच गया। लेकिन बाकी जो थे लक्ष्मण एंड हिज मदर, उनको जो है सजा मिली लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, जिसको हम लोग आजीवन कारावास कहते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स है वो एक एपिलेट सिस्टम है, द एपिलेट सिस्टम। सो ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू अगर हम जजमेंट से, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वी कैन अपील टू हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के जजमेंट से भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड देन वी हैव द राइट टू अपील टू द सुप्रीम और द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट में। तो हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इन तीनों को दोषी पाया गया और इन तीनों के खिलाफ जो है वो सजा घोषित कर दी गई। बाद में फिर इन्होंने हाई कोर्ट में अपील की तो हाई कोर्ट में भी तीनों दोषी पाए गए और तीनों को सजा हुई। लेकिन जैसे ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल की तो सुप्रीम कोर्ट में दो जो है उनके खिलाफ एविडेंसेस मिले और उनको सजा हो गई और एक के खिलाफ सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से उसको छोड़ दिया गया। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है या फिर जो अपीलेट सिस्टम है, वी हैव द राइट टू अपील टू द हायर कोर्ट्स। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।